Next, starting with a new topic known as population interaction. पॉपुलेशन इंटरैक्शन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए. सबसे पहला पॉजिटिव इंटरैक्शन एंड द नेक्स्ट इज नेगेटिव इंटरैक्शन. पॉजिटिव इंटरैक्शन में सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में यहाँ पे दो स्पीसीज कॉम्पीट करेगी और दोनों को बेनिफिट होगा और उनका एसोसिएशन अगर ऑब्लिगेटरी है, मतलब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, दैट इज नोन एज म्यूचुअलिज्म. और अगर वो फैकल्टेटिव है, दैट इज कंसिडर्ड एज प्रोटोकॉपरेशन. और सेकंड कमेंसलिज्म इज जिसमें एक स्पीसीज को क्या होगा, प्रॉफिट होगा और दूसरा वाला क्या होगा, न्यूट्रल होगा. वही नेगेटिव में सबसे पहला इज प्रेडेशन, वेयर बोथ एक स्पीसीज जाएगी प्रॉफिट में, एक स्पीसीज जाएगी लॉस में. और सेकंड इज प्रेडेशन, जहाँ पे एक को होगा बेनिफिट और दूसरी होगी लॉस. थर्ड इज अमेंसलिज्म, जहाँ पे एक का होगा लॉस और दूसरा होगा न्यूट्रल. एंड द लास्ट वन इज फोर्थ, दैट इज कंपटीशन, जहाँ पे दो स्पीसीज कॉम्पीट करेगी और दोनों का ही क्या होगा, लॉस होगा, दोनों ही बेनिफिट नहीं होंगे. तो हमने पॉपुलेशन इंटरैक्शन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड द पॉजिटिव वन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, म्यूचुअलिज्म एंड प्रोटोकॉपरेशन. म्यूचुअलिज्म इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन, ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेटरी एसोसिएशन इज नोन एज म्यूचुअलिज्म एंड फैकल्टेटिव इज नोन एज प्रोटोकॉपरेशन. We will start studying the first one is predation. In predation, two species compete, दो स्पीसीज कॉम्पीट करेंगे जिसमें से एक को प्रॉफिट होगा और दूसरे वाले को लॉस. जिसको प्रॉफिट होता है उसे हम लोग बोलते हैं प्रेडेटर और जिसको लॉस होता है दे आर नोन एज प्रे. प्रेडेटर और प्रे में बहुत सारा डिफरेंस है. जैसे प्रेडेटर इज नॉर्मली लार्ज, जनरली लार्ज, एंड प्रे इज जनरली स्मॉल. नेक्स्ट, प्रेडेटर फिजिकली स्ट्रांग होता है, ऑब्वियसली बात है, लार्ज तो स्ट्रांग हो गई. प्रेडेटर इकोलॉजिकली वीक होता है, क्योंकि जब हम एनर्जी ट्रांसफर बढ़ते हैं तो प्रेडेटर मार के एनर्जी लेता है ना, तो मतलब वो हायर ट्रॉफिक लेवल बिलोंग करेगा. अगर वो हायर ट्रॉफिक लेवल बिलोंग करेगा तो इकोलॉजिकली क्या होगा, प्रेडेटर वीक होगा. जैसे डियर इज अ प्रे, टाइगर उसका प्रेडेटर, फ्रॉग का स्नेक, ग्रास का काउ, सीड का स्पैरो. तो ये सब प्रे और प्रेडेटर क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए. नेक्स्ट, प्रेडेशन में होता क्या है, तो प्रे ने, ये प्रे है, प्रे को खाया प्रेडेटर ने, जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर हुआ. तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है. प्रे बिलोंग्स टू, अगर ये प्लांट है, प्लांट ने इसको खाया तो डे बिलोंग्स टू T1, प्रे बिलोंग्स टू T2 एंड प्रेडेटर बिलोंग्स टू T3. तो जो प्रेडेटर होगा वो हमेशा प्रे के हायर ट्रॉफिक लेवल पे होगा, चाहे कुछ भी हो जाए. देयरफॉर ये एनर्जी प्रेडेशंस के थ्रू हम लोग एनर्जी कंडक्शन को भी एक्सप्लेन करते हैं. तो नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द हायर ट्रॉफिक लेवल, दे एक्ट एज अ कंडक्ट चैनल मैकेनिज्म फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन प्रेडेटर एंड प्रे. हम तो एक ऐसा होगा, देखो ध्यान से, ये प्लांट है और ये लोकस्ट है, ये दो लोग हैं. और नेक्स्ट इज फ्रॉग. तो किसी रीजन की वजह से अगर फ्रॉग का नंबर कम हो गया, या तो फ्रॉग नहीं है, मतलब लोकस्ट का प्रेडेटर गायब. अगर लोकस्ट का प्रेडेटर गायब तो लोकस्ट का अमाउंट बढ़ जाएगा, और लोकस्ट के अमाउंट बढ़ने की वजह से प्लांट का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बराबर. तो अगर प्रेडेटर नहीं है तो प्रे ओवर एक्सप्लॉइट करेगा, यहां समझ में आता है, मतलब वो हैवॉक मचाएगा. लेकिन अगर प्रेडेटर ज्यादा हो गया तो प्रे का अमाउंट बहुत कम हो जाएगा, तो इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी आ सकती है. तो प्रे पॉपुलेशन could achieve very high population density that will leads to the ecosystem instability. तो दोनों चीजें मैटर करती. अगर प्रे का अमाउंट बढ़ गया तो वो
आगे वाले को तकलीफ देने वाला है। जैसे यहाँ पे ये प्रेडेटर है, इसका अमाउंट कम हुआ तो प्रे का अमाउंट बढ़ गया, अब प्रे का अमाउंट बढ़ गया तो ये प्रेडेटर को क्या कर रहा है, बाकी क्रॉप्स को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। तो जिसकी वजह से इकोसिस्टम में क्या आ गई है, इनस्टेबिलिटी आ गई है। इसका एक फेमस एग्जांपल देते हैं। ये एक एरिया है, जैसे कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया। इन द ईयर 1920s, ड्यूरिंग 1920s यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था प्रिकली पियर कैक्टस को, दैट इज ओपेंशिया। बट इस कैक्टस का कोई भी प्रेडेटर नहीं था, तो ये कैक्टस यहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट किया और ये कैक्टस मिलियन ऑफ हेक्टर्स ग्रो किया। कैक्टस ने मिलियन ऑफ हेक्टर्स की ग्रोथ दिखाई, जिसकी वजह से वो हैवॉक क्रिएट कर दिया था। फिर इसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे किसका इंट्रोडक्शन किया गया, मॉथ का इंट्रोडक्शन किया गया था। तो इससे ये समझ में आया अगर प्रेडेटर नहीं था तो ये प्रिकली पियर कैक्टस, प्रेडेटर कौन था, मॉथ, तो प्रेडेटर वहाँ पे एब्सेंट था। तो प्रिकली पियर कैक्टस ने क्या किया, हैवॉक मचाया। जैसे कि ये जो लोकस था, इसने हैवॉक मचा दिया कब, जब इसका प्रेडेटर फ्रॉग का अमाउंट क्या हो गया था, कम, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये एक एग्जांपल हो गया। तो ऐसा है, प्रेडेटर एब्सेंट होगा तो प्रे हैवॉक मचाएगा और बाकी जो तकलीफ करे, जिसकी वजह से इकोसिस्टम क्या होगा, इनस्टेबल होगा। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स, मतलब हमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड नहीं यूज़ करना है। जैसे कि जो क्रॉप यूज़ किया मैंने, तो उसमें जर्म्स वगैरह हो गए, इंसेक्ट पेस्ट हो गए, उनको मारने के लिए हम लोग केमिकल्स यूज़ करते थे। बट अब हम लोग क्या करते हैं, केमिकल्स यूज़ नहीं करते। जैसे अगर मुझे ये क्रॉप मार रहा है, हमें मालूम है हर एक प्रे का एक प्रेडेटर होगा ही होगा। तो अगर ये प्रे मेरे क्रॉप को ख़राब कर रहा है तो मैं उसके प्रेडेटर को वहाँ पे लेके आ जाऊँगा। जैसे ये एपिड्स है, ये मेरे क्रॉप को ख़राब कर रहा है तो मैं लेडी बर्ड को लेके आ जाऊँगा। ये मॉस्किटो क्रॉप को ख़राब कर रहा है तो मैं ड्रैगन फ्लाइज को लेके आऊँगा वहाँ पे। बटरफ्लाई कैटरपिलर है तो हम लोग बैक्टीरिया लेंगे जहाँ से बीटी जीन मिल जाएगा। इंसेक्ट एंड अदर ऑर्थ्रोपॉड है तो हम बैक्यूलोवायरस ले लेंगे। एंड प्लांट पैथोजन है तो हम लोग क्या ले लेंगे, फंगाई ले लेंगे। या हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, माइक्रोब्स। तो ये हो गया। तो इनको कंट्रोल करने के लिए हमने ये यूज़ किया। इसकी वजह से क्या हुआ, तो हमें केमिकल्स यूज़ करना बंद करना पड़ा ना। केमिकल्स यूज़ नहीं किए तो बहुत अच्छी चीज़ हुई। क्या यूज़ अच्छी चीज़ हुई, जो केमिकल होता है वो एक प्रोसेस दिखाता है, दैट इज जो फैट सोल्यूबल होते हैं जाके टिश्यू में एक्यूमुलेट होते हैं और वो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सप्लाई होते हैं। दैट इज कंसिडर्ड एज द बायोमैग्निफिकेशन। इसका फेमस एग्जांपल इज डीडीटी एंड मर्क्यूरी। तो डीडीटी एक अच्छा एग्जांपल है। डीडीटी ईयर बाय हर एक टिश्यू में स्टोर होते होते एक हायर लेवल पे चला जाता है, दैट इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, देयर इज अ रिलेशन बिटवीन प्रेडेशन एंड द कॉम्पिटिशन। तो हमने ऐसा पढ़ा है, अगर प्रेडेशन ज़्यादा होगा तो कंपटीशन कम होगा। ऐसा क्यों? ऐसा लोगों ने बोला अगर प्रेडेशन ज़्यादा करोगे तो कंपटीशन कम होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ, फील्ड एक्सपेरिमेंट, दैट इज कंसिडर्ड एट, ये एक एरिया है, मान लो दिस इज अ अमेरिकन पैसिफिक ओशन। अमेरिकन पैसिफिक ओशन, और इस अमेरिकन पैसिफिक ओशन में 3 लोगों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला ये है फूड, ये है फूड, 5 फूड। ये है इनवर्टिब्रेट्स, और ये है स्टारफिश पिसेस्टर, इसका नाम है स्टारफिश पिसेस्टर। तो मार्क हो गए। तो वहाँ पे स्टारफिश पिसेस्टर द प्रेडेटर। तो होता क्या है, ध्यान सुनिए। तो ये जो पिसेस्टर है ये कुछ इनवर्टिब्रेट्स को खाता है, कंप्लीटली नहीं खाता। कभी भी कोई भी प्रेडेटर अपने प्रे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करता, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता। तो इस पिसेस्टर ने इनवर्टिब्रेट्स को खाया, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया। तो इस इनवर्टिब्रेट को खाया, तो जिसकी वजह से इनवर्टिब्रेट का नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इनवर्टिब्रेट का नंबर डिक्रीज हुआ तो फूड उनके लिए क्या हो गया, सफिशिएंट हो गया। और जैसे ही फूड सफिशिएंट हुआ वैसे ही कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो हमने ये देखा जब
फिश पिशास्टर ने किया क्या, प्रेडेशन, तो कंपटीशन क्या हो गया, कम हो गया। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने यहां से स्टार फिश पिशास्टर को रिमूव कर दिया। एक्सपेरिमेंट में दे रिमूव पिसेस्टर। अब पिसेस्टर को रिमूव करने की वजह से क्या होगा, जैसे ही पिसेस्टर को इन्होंने रिमूव किया स्टारफिश पिसेस्टर को, वैसे ही क्या हुआ ना, इनवर्टिब्रेट्स को खाने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से इनवर्टिब्रेट का नंबर बढ़ गया। इनवर्टिब्रेट का नंबर बढ़ गया मतलब फूड क्या हो गया, कम हो गया। अगर फूड कम हो गया तो कंपटीशन क्या हो गया, बढ़ गया। और कंपटीशन बढ़ने की वजह से वहां पे ऐसा देखा गया 10 species of invertebrate get extinct within a year। एक साल के अंदर 10 स्पीसीज क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। अभी ये प्रे है, हमने ऐसा पढ़ा कि प्रेडेटर अपने प्रे को मार देता है। पॉइंट याद रखना, कभी भी प्रेडेटर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करता। नो ओवर एक्सप्लॉइटेशन एक्सेप्ट ह्यूमन, ह्यूमन के ओवर एक्सप्लॉइटेशन होने की वजह से कुछ लोग गए। नो ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, कभी भी कोई भी प्रेडेटर अपने प्रे को ओवर एक्सप्लॉइटेशन नहीं करता एक्सेप्ट ह्यूमन, जिसके ह्यूमन की ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से पैसेंजर पिजन एंड स्टेलर शिकाव 2 लोग क्या हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। नेक्स्ट, ये जो प्रेडेटर है ये प्रे को मार रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रे बचने की ट्राई करेगा। तो ये प्रे जब बचने की ट्राई करेगा तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लांट प्रे कैसे बचने की ट्राई करेगा। तो सबसे पहले बचने की ट्राई किसने किया, प्लांट प्रे। तो प्लांट प्रे के लिए बचने के लिए 2 मेथड थे। सबसे पहला केमिकल्स, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल। तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिससे लोग उससे दूर रहे, जैसे कि थॉर्न्स, या तो प्लांट ऐसा कोई केमिकल बना दे, जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं कैलाट्रोपिस प्लांट। तो इस केस में एक प्लांट एक केमिकल बनाता है दैट इज नोन एज कार्डियक ग्लाइकोसाइड। और ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो भी इस प्लांट को खाएगा, प्लांट प्रे को, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या तो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देगा, या तो उस प्लांट को मार देगा। मतलब सॉरी, जो उस प्लांट को नहीं, उस एनिमल को जो उस प्लांट को खाएगा उसको क्या करेगा, ये मार देगा। तो दिस इज कंसिडर एज प्लांट प्रे के लिए 2 डिफेंस मैकेनिज्म। कैसे बचता है वो, केमिकली भी बचता है और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बचता है। नेक्स्ट, एनिमल प्रे भी कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। एनिमल प्रे का मॉडिफिकेशन क्या होता है, तो दे डू ना 2 काम करते हैं। सबसे पहला, दे कैमोफ्लाज। फ्रॉग ग्रीन कलर ग्रास में छुपने के लिए, स्नेक ब्राउन कलर सॉइल में छुपने के लिए, तो सब लोग कैमोफ्लाज हो जाते हैं। एंड दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, दिस इज वाइसरॉय मोनार्क बटरफ्लाई। दिस इज मोनार्क बटरफ्लाई। तो मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट इज वेरी बैड, डिसटेस्टफुल, जिसकी वजह से इसका जो प्रेडेटर है दैट इज बर्ड, ये इसके पास नहीं आता क्योंकि इसका टेस्ट खराब है। तो मोनार्क बटरफ्लाई का टेस्ट खराब है, इसलिए वहां पे कोई बर्ड आने वाला नहीं है। और ये टेस्ट खराब हुआ ड्यू टू ये फीड किया था इसने ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज, दे फीड ऑन अ पॉइजनस वीड, जिसकी वजह से इसका जो ये टेस्ट है वो बहुत ही खराब होता है। सो वी डन विथ प्रेडेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ population interaction is competition in which 2 species compete, both gets harm। competition 2 टाइप का, पहला इंट्रा स्पेसिफिक, अगर सेम स्पीसीज में हुआ तो, एंड द नेक्स्ट इज इंटर स्पेसिफिक, इफ वो डिफरेंट स्पीसीज में हो रहा है तो।
इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन लीड्स टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। लीड्स टू ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। नेक्स्ट, तो इनिशियली जब कंपटीशन को डिफाइन किया गया तो ऐसा बोला गया कंपटीशन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज में होता है, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला फूड रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड। तो समझ में आया, ठीक है, ये दो कंडीशन है। बट आगे जाके ऐसा समझ में आया कि साउथ अमेरिकन लेक है, तो ये साउथ अमेरिकन लेक था, यहाँ पे ये है जू प्लैंक्टन, तो इस जू प्लैंक्टन को खाता है फिश। एट द सेम टाइम इस जू प्लैंक्टन के लिए कॉम्पीट करता है फ्लैमिंगोज। तो दोनों में उतने रिलेशन नहीं है, बट दोनों उस फूड के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं फॉर जू प्लैंक्टन। तो दिस इज सीन इन अनरिलेटेड स्पीसीज ऑल्सो इन द साउथ, इन द शैलो कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिकन लेक्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इन्होंने बोला था लिमिटेड फूड होना चाहिए, बट अनलिमिटेड फूड के केस में भी कॉम्पिटिशन दिखता है। जैसे कि ये एरिया है, यहाँ पे कोई तो पर्सन ए है, यहाँ पे बहुत सारा खाना है, इसे भूख लगी है, बट यहाँ पे लायन बैठा है, तो ये कभी इधर खाने जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लायन प्रेजेंट है। तो खाना एक्सेस होने की वजह से भी यहाँ पे कंपटीशन दिख गया, तो दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस कंपटीशन। तो कंपटीशन की दोनों डेफिनेशन तो प्रॉब्लम हो गई। पहले उसने बोला था क्लोज रिलेटेड और दूसरा होता लिमिटेड फूड, बट अनरिलेटेड स्पीसीज में भी कंपटीशन दिख गया और लिमिटेड फूड अनलिमिटेड फूड में भी कंपटीशन दिख गया, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक नया डेफिनेशन बोला कि हम इसे आर के टर्म में मेजर करेंगे। आर इज द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। तो द प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस ऑफ अदर। मतलब एक स्पीसीज का आर कम होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। तो दो स्पीसीज है जिसका आर बढ़ा वो सुपीरियर, और जिसका आर कम वो क्या होगा? इंफीरियर होगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस। अगर स्पीसीज का नंबर बढ़ेगा फूड कम पड़ेगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा तो वेरिएशंस आएंगे और लोगों का नंबर ऑफ लोग सर्वाइव करने के अलग अलग वेज देखेंगे, जिसकी वजह से नीश इंक्रीज होगा और साथ में उसमें जो परफेक्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, दैट इज नीश स्पेशलाइजेशन होगा और नीश की डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये सब कुछ क्या होगा? इंक्रीज होगा एज अ नंबर ऑफ स्पीसीज इंक्रीजेस। तो सबसे पहले कंपटीशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। दैट इज, ये एक एरिया है, दिस इज गैलापागोस आइलैंड। कुछ प्रूफ दिए गए। तो पहला इज कमिंग फ्रॉम गैलापागोस आइलैंड। यहाँ पे नेटिव जो था वो था एबिंगडोन टॉर्टोइस। नेटिव इज एबिंगडोन टॉर्टोइस। यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया गोट का। गोट क्यों? क्योंकि गोट की ग्रेजिंग एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो गोट के इंट्रोडक्शन करने की वजह से गोट ने यहाँ के ग्रासेस ज़्यादा खाए रहेंगे, जिसकी वजह से ऐसा देखा गया विद इन अ डिकेड एबिंगडोन टॉर्टोइस क्या हो गया? एक्सटिंक्ट हो गया विद इन 10 ईयर्स। नेक्स्ट इज कॉनेल्स एलिग्नेंट एक्सपेरिमेंट। ये कहाँ किया गया था? रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड में। और यहाँ पे जो एंड था इंटरटाइडल एरिया था, मतलब हाई टाइड पे वाटर है, लो टाइड पे वाटर नहीं है, तो उस एरिया को बोलते हैं इंटरटाइडल। तो इंटरटाइडल एरिया पे वहाँ पे एक ऑर्थोपोड ग्रो करता था, दैट इज नोन एज बैरनैकल्स। इट इज ऑर्थोपोड। और ये बैरनैकल्स दो टाइप के दिखते थे, एक था बैलानस और एक था कैचमैलस। हमें मालूम है बैलानस इज अ बिग, बैलानस इज अ बिग, याद रखना है इसे लर्न करने के लिए, एंड कैचमैलस इज छोटू। तो ऑब्वियस सी बात है जो बिग होगा वो क्या होगा? सुपीरियर होगा, और जो छोटू होगा वो इन्फीरियर होना चाहिए। तो ये बैलानस कैचमैलस को क्या कर देता है? रिमूव कर देता है वहाँ से। एंड द नेक्स्ट इज गैलापागोस आइलैंड वाला आ गया। नेक्स्ट, गॉल्स के कॉम्पिटेटिव प्रिंसिपल क्या थे? जो स्टार्टिंग का स्टेटमेंट दिया था वो, जैसे टू क्लोज रिलेटेड स्पीसीज विथ अ लिमिटेड फूड कैन नॉट को एग्जिस्ट कॉम्पिटेटिवली। जो इंफीरियर होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, सुपीरियर उसको एलिमिनेट कर देगा। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज इजी है। ये एक एरिया था,
ये यहाँ पे कोई तो ए पर्सन था, यहाँ पे लायन बैठा है, तो ये रिस्ट्रिक्टेड होगा इसी प्लेस में। लेकिन जैसे ही इसका कॉम्पिटिटर लायन निकल गया तो ये पूरे एरिया में कौन होगा, ए होगा। तो दिस इज नोन एज कॉम्पिटेटिव रिलीज। जैसे कि मैं क्लास में खड़ा हूँ तो सब स्टूडेंट अच्छे से बैठे हैं शांति से, बट जैसे ही मैं क्लास के बाहर गया वैसे ही वो पूरे एरिया को कौन ऑक्यूपाई कर लिए, स्टूडेंट ऑक्यूपाई कर लिए। दिस इज कंसिडर्ड एज कॉम्पिटेटिव रिलीज। एंड द लास्ट इज द रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो ये कंपटीशन होने की वजह से एक जो इंफीरियर स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो रहा था। तो कंपटीशन अवॉइड करने के लिए कुछ लोगों ने रिसोर्स पार्टीशनिंग एक रास्ता अपनाया। जैसे कि एक मैकैथर बोलते हैं, ये एक पेड़ है, इस पेड़ पे 5 वेबलर्स है, बर्ड्स है। तो ये पांचों वेबलर्स ने अपना खाना, कंपटीशन का मेन रीजन है फूड, तो इन्होंने अपना जो खाना है, खाना ढूंढने का समय और खाना, उसे क्या कर लिया, फोरेजिंग एक्टिविटीज को अलग कर दिया। जिसकी वजह से वो लोग सेम पेड़ पे होते थे बट कंपटीशन क्या कर पाते थे, अवॉइड कर पाते थे, क्योंकि इनका खाना ही अलग था। कुछ लोग लीफ खाते थे, कुछ लोग लकड़ियाँ खाते थे, कुछ लोग इंसेक्ट खाते थे, कुछ लोग सीड खाते थे। ऐसे करके सबने अपना अपना क्या चेंज कर लिया था, फूड्स चेंज कर लिया था, और खाना ढूंढने का समय भी चेंज कर लिया था। जिसकी वजह से ये पांचों बर्ड्स एक ही पेड़ पे रहते थे, बट ये लोग क्या करते थे, कंपटीशन को अवॉइड करते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में दो लोग इंटरेक्शन का, दो स्पीसीज का इंटरेक्शन होगा, जिसमें एक को फायदा होगा, दूसरे को लॉस होगा। बट हम ये याद रखेंगे जो जिसको लॉस हो रहा है ये कभी मरेगा नहीं। अगर ये मर गया तो ये क्या बन जाएगा, प्रेडेशन बन जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इस पैरासाइटिज्म में पहले वाले को, जिसको फायदा हो रहा है, दे आर नोन एज पैरासाइट, और दूसरे वाले को जिसको लॉस हो रहा है, दे आर नोन एज होस्ट। तो पैरासाइट अक्सर इस होस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट लेने को ट्राई करेगा। मैक्सिमम बेनिफिट के साथ साथ वो उसे मिनिमम हार्म करने की ट्राई करेगा। अब मैक्सिमम बेनिफिट किस टर्म में लेना है, तो एनसीईआरटी बुक सेज मैक्सिमम बेनिफिट हम दो टर्म्स में लेंगे। पहला होगा शेल्टर, दैट इज फ्री लॉजिंग, एंड दूसरा होगा फूड। ये दो चीजों के लिए लेंगे। इन दोनों चीजों के लिए हम क्या इंक्लूड करेंगे, पैरासाइटिज्म। तो पैरासाइटिज्म, एक स्पीसीज को फायदा हुआ, दूसरा इज लॉस, जिसको फायदा हुआ पैरासाइट, जिसको लॉस हुआ वो होस्ट। पैरासाइट मैक्सिमम बेनिफिट गेन करेगा विथ मिनिमम हार्म टू द होस्ट, और मैक्सिमम बेनिफिट्स में दो चीजों पर फोकस करेगा, पहला होगा फूड, दूसरा होगा शेल्टर। तो पैरासाइट डू नॉट किल द होस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर वो किल कर दिया तो दैट विल बिकम प्रेडेशन, एंड दे मेक ओनली फिजिकली वीक। ट्रू पैरासाइट ऑलवेज यूजेस पैरासाइटिज्म ओनली फॉर फूड एंड शेल्टर। नेक्स्ट, अब बहुत सारे जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक हो चुके हैं। अब पैरासाइट अगर होस्ट स्पेसिफिक हो गया है तो ये हो जाते हैं, आगे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि मैं हूं, किसी एक पर्सन को रोज टारगेट कर रहा हूं, तो वो अल्टरनेट मेथड से आएगा कि भाई मेरे को आज बचना है इस तरह से, फिर भी मैंने उसे टारगेट कर लिया, तो उसने अपने अंदर अडेप्टेशन लाया, चेंज लाया, तो मैंने भी अपने अंदर चेंज लाया, जिसकी वजह से, जिसको मैं क्या बोलूंगा, को इवोल्यूशन। तो पैरासाइट बदल रहा है, पैरासाइट में कोई सॉरी होस्ट बदल रहा है, होस्ट में कोई अडेप्टेशन आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस होस्ट को वापस टॉर्चर करने के लिए ये पैरासाइट क्या करेगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा। तो होस्ट के चेंजेस होने की वजह से पैरासाइट चेंज हुआ, दिस इज नोन एज को इवोल्यूशन। पैरासाइट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्टोजूओपैरासाइट एंड दैट इज एंडोफाइटोपैरासाइट। नेक्स्ट एक्टोपैरासाइट्स में देखते हैं। तो एक्टोपैरासाइट्स में सबसे पहले टिक्स ऑन द डॉग, लाइस ऑन ह्यूमन, कोपेपॉड्स ऑन मरीन फिशेस, लीच ऑन द कैटल्स। एंडोपैरासाइट्स में देखते हैं टीनिया, टेपवर्म, एस्केरिस, एंटमीबा एंड प्लाज्मोडियम। दैट इज लर्न रखो एंडोपैरासाइट, एंड यहाँ पे लर्न रखो एक्टोपैरासाइट बस। तो एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट, तो ये रहा एक्टोपैरासाइट के कुछ एग्जांपल, और ये रहे एंडोपैरासाइट्स के एग्जांपल। नेक्स्ट इज होस्ट। हमने पढ़ लिया पैरासाइट के बारे में, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होस्ट के बारे में। होस्ट दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी होस्ट, एंड द नेक्स्ट इज सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट इज ऑल्सो नोन एज डेफिनेटिव होस्ट,
and secondary is known as intermediate host. डेफिनेटिव होस्ट वो होते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इंटरमीडिएट वो होते हैं जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ मलेरियल पैरासाइट। ये प्रोटोजोआन डिजीज है। इसके दो होस्ट हैं, पहला एनाफिलस मॉस्किटो एंड दूसरा इज ह्यूमन। तो ह्यूमन, अब एनाफिलस हमें मलेरियल साइकिल याद है, तो हमें मालूम है ह्यूमन के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एनाफिलस मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ह्यूमन के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल, देयरफॉर ह्यूमन विल बी द इंटरमीडिएट होस्ट एंड एनाफिलस मॉस्किटो इज अ डेफिनेटिव होस्ट। नेक्स्ट, वाई फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो इज नॉट कंसिडर्ड एज पैरासाइट? बिकॉज इट्स अ वेक्टर, और ये अपना तो रहने के लिए लेती है, ना ही तो नरिशमेंट के लिए। इट टेक्स ब्लड फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, ह्यूमन लिवर फ्लूक, दिस इज कंसिडर्ड एज स्टेमेटोड। इसके तीन होस्ट होते हैं, पहला ह्यूमन, दूसरा स्नेल, तीसरा फिशेस। जिसमें से स्नेल एंड फिश के अंदर ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, देयरफॉर दिस इज कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट होस्ट। whereas इस केस में ये ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, देयरफॉर दिस कंसिडर्ड एज डेफिनेटिव होस्ट। तो ह्यूमन मलेरिया के केस में इंटरमीडिएट होस्ट होता है, बट फैसियोला के केस में ये कौन सा होस्ट होता है? डेफिनेटिव होस्ट होता है। नेक्स्ट, पैरासाइटिज्म एक और टाइप का होता है, दैट इज नोन एज ब्रूड पैरासाइटिज्म। ब्रूड पैरासाइटिज्म में क्या होता है? तो ये एक नेस्ट, इट इज मेड बाय क्रो। ये रहा क्रो के एग्स। तो इवोल्यूशन होने की वजह से कोयल के एग इज नियरली सेम एज अ क्रो, जिसकी वजह से ये कोयल का जो एग है नियरली सेम होता है। तो ये क्रो के एक एग को मार देती है, मतलब यहाँ से गिरा देगी नीचे, और अपने एक एग को यहाँ पे रख देगी, जिसकी वजह से ये क्रो किसके एग का डेवलपमेंट करवाएगा? कोयल के एग का डेवलपमेंट करवाएगा, और कोयल का एग पहले हैच हो जाएगा और ये लेके अपने बच्चों को लेके चली जाएगी। तो दिस इज कंसिडर्ड एज अ ब्रूड पैरासाइटिज्म। नेक्स्ट इज कमेंसलिज्म। इन कमेंसलिज्म वन स्पीसीज गेट बेनिफिटेड while other is neutral। तो इसका बेस्ट एग्जांपल इज एपिफाइटिक प्लांट्स। तो एपी डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो छोटे प्लांट्स को लाइट नहीं मिलता। तो इस केसेस में ऑर्किड्स ने एक मॉडिफिकेशन किया, ये इस किसी और प्लांट के ऊपर ग्रो किया इसने, एंड दिस प्लांट इज नोन एज एपिफाइटिक प्लांट। एग्जांपल इज ऑर्किड्स, they are growing on a mango tree। नेक्स्ट, अब ऑर्किड्स इनका क्या यूज करता है? ऑर्किड्स यहाँ पे है जिससे इसे लाइट मिल जाएगा, CO2 तो हर जगह मिल ही रहा था, लाइट मिल गया, CO2 मिल गया, अब इसे सिर्फ चाहिए वाटर। तो ऑर्किड शोज द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टिश्यू नोन एज वेलामेंट टिश्यू, और वेलामेंट टिश्यू की हेल्प से वो क्या करता है? मॉइस्चर में से वाटर गेन कर लेता है, मॉइस्चर में से वाटर निकाल लिया, और इसको वाटर मिल गया, और ये फोटोसिंथेसिस कर लिया और सर्वाइव करेगा। ये इस प्लांट को हार्म नहीं करेगा। तो देयरफॉर मैंगो इज न्यूट्रल, whereas on growing above the mango it derives light as well as humidity। next is woody climber और woody vines। तो in dense forest, like in tropical rain forest, कुछ प्लांट है जैसे कि बहुनिया, टीनोस्पोरा, जेनेटम, ये लोग प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, नॉट फॉर एनीथिंग, ओनली फॉर सपोर्ट। इनके स्टेम पतले होते हैं और वो इनके ऊपर 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 ग्रो करते हैं, और जो कि इनसे कोई नरिशमेंट रिलेटेड कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ ये सपोर्ट के लिए इनके हेल्प से ऊपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, ताकि आगे इनको सनलाइट वगैरह कुछ तो मिल सके। नेक्स्ट इज एपिजोन्स। एपिजोन्स वो एरिया है जहाँ पे एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट और एनिमल्स, ठीक है? जैसे कि ये
दिस इज शार्क। अब शार्क के ऊपर ये है, दिस इज सकर फिश। और भी बहुत सारे छोटे छोटे फिश होते हैं। तो जब कभी भी शार्क कुछ तो खाता है, मान लेते हैं शार्क ने अभी अभी कुछ तो प्रेडेशन किया, इसने प्रेडेशन किया तो इसको हाथ तो नहीं खाने के लिए, तो ये जब बाइट करता है तो छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव करते हैं, पीछे वाले लोग खा जाते हैं। वैसे अगर ये लोग नहीं होते तो ये लोग को कुछ नहीं मिलता, मतलब इन फिशेस को क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है इनको, दे आर नॉट पायलट फिशेस। और सकर फिश को क्या हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। बट इस शार्क का कुछ जा रहा है क्या, नहीं, न्यूट्रल। अगर ये लोग नहीं खाते तो पानी मिल जाता, वेस्ट होता ही, तो शार्क को जितना खाना था उतना वो खा ही रहा है। तो दिस इज कंसिडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिज्म, sorry, commensalism. Next is the classical example of commensalism that come from the crop field or rural areas, गांव से आता है। जैसे ये ग्राउंड है, यहाँ बहुत सारे ग्रासेस है, इस ग्रासेस के अंदर बहुत सारे फ्लाइज है, इंसेक्ट्स वगैरह है। जैसे ही काउ इन ग्रासेस को खाने के लिए मूव करेगा, वैसे ही ये लोग सब लोग ऊपर उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। और जैसे ही ये इंसेक्ट उड़ेंगे, वैसे इस काउ के साथ एक बर्ड्स होता है, एक बर्ड है, ये बर्ड इन सबको खा जाएगा। तो जिससे काउ का तो कुछ नहीं हुआ, काउ इज अ न्यूट्रल, बट फायदा किसको हो गया, बर्ड्स को हो गया। दिस क्राउ इज नोन एज ग्रेजिंग कैटल, जो घास खाने वाला है, एंड दिस बर्ड इज नोन एज कैटल अर्गेट्स। तो ये काउ है, काउ रूरल एरियाज में जा रहा है, ग्रासेस के ऊपर जब मूव करके आगे खाने जाएगा, तो मूवमेंट ऑफ ग्रासेस से जो इंसेक्ट्स है जो ऊपर आएंगे, जैसे ही इंसेक्ट ऊपर आएंगे, इनके साथ घूमने वाला जो बर्ड है दैट इज नोन एज कैटल अर्गेट्स, ये इनको क्या करेगा, खा जाएगा। नेक्स्ट इज द थर्ड केस। दिस इज सी एनिमो, इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट है। और ये रहा एक फिश, दिस इज क्लॉन फिश, ये सी एनिमो। कोई भी क्लॉन फिश को अगर कोई से खाने का है, तो ये मान लेते प्रेडेटर है क्लोन फिश का, इसको क्लोन फिश को खाने का है, तो खाने के लिए इसको यहाँ आना पड़ेगा। बट यहाँ आने के लिए बीच में ये है सी एनिमो, तो ये इसको खाने नहीं आएगा, ये बीच में क्या करेगा, प्रेडेशन को रोक देगा। इसको डर के ये प्रेडेटर क्या करेगा, भाग जाएगा, तो प्रेडेशन होगा क्या, नहीं, जिसकी वजह से क्लाउन फिश क्या हो गया, बच गया, तो इसको फायदा हो गया, देख के भाग गया ना डर के, इसने कुछ किया क्या, नहीं, तो दिस इज न्यूट्रल। दिस इज लास्ट नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन में दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेंगे, जिसमें से दोनों को फायदा होगा, बट ये एसोसिएशन कैसा होगा, नॉन ऑब्लिगेटरी होगा, दैट इज फैकल्टेटिव, ऑप्शनल और ओकेजनल म्यूचुअलिज्म होगा। जिसके अंदर ये हर्मिट क्रैब है, ये सी एनिमो, तो सी एनिमो जाके हर्मिट क्रैब के साथ अटैच हो जाता है, इसके शेल के साथ अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से सी एनिमो को फ्री का ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि सी एनिमो इज अ ससाइल। और जब ये हर्मिट क्रैब के ऊपर जाकर अटैच हो जाता है, तो वहां से हर्मिट क्रैब को क्या मिल जाता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है, क्योंकि इसके पास टेंटिकल्स प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज राइनासोरस एंड टिक्स। तो ये राइनासोरस है और ये बर्ड है। तो क्या होता है, ये जो बर्ड है, ये राइनासोरस के ऊपर जो भी इंसेक्ट्स है, ये राइनासोरस के ऊपर इंसेक्ट्स है, एडिटिक्स जो प्रेजेंट होगा, तो ये क्या करेगा, ये बर्ड इनको खाएगा, जिसकी वजह से इस बर्ड को क्या मिल जाएगा, फूड मिल जाएगा। एट द सेम टाइम राइनासोरस के ऊपर से ये इंसेक्ट सब गायब हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको नेचुरली रिलीफ प्रोवाइड होगा। एंड द लास्ट इज बर्ड एंड क्रोकोडाइल। तो ये एसोसिएशन भी अच्छा है। तो ये बर्ड एंड ये क्रोकोडाइल, क्या होता है ना, दिस स्पेशल टाइप ऑफ बर्ड जो ये क्रोकोडाइल के
टीथ पे जो भी फूड रेमेनेंट पड़ा हुआ है, तो ये बर्ड उस फूड को खाता है। क्रोकोडाइल के टीथ से जो भी फूड है ये बर्ड उन्हें खा लेता है। और एट अ सेम टाइम क्रोकोडाइल का क्या हो जाता है, टीथ क्लीन हो जाता है। तो फायदा दोनों को है। और अगर दोनों अलग अलग रहे तो भी सर्वाइव करेंगे। जरूरी नहीं कि बर्ड इस क्रोकोडाइल के बगैर मर ही जाएगा, जरूरी नहीं, कहीं और से फूड खा सकता है। दैट कैन बी हैपन। तो देयरफॉर दिस कंडीशन इज अ नॉन ऑब्लिगेटरी कंडीशन। दिस इज प्रोटोकॉपरेशन। नेक्स्ट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज अ ऑब्लिगेटरी कंडीशन, मतलब दो होंगे, दोनों को फायदा होगा, बट दोनों साथ में ही रहेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो द फर्स्ट वन इज अ को इवोल्यूशन, मतलब अगर एक इवॉल्व होगा तो दूसरा इवॉल्व होगा। को एग्जिस्टेंस, एक सर्वाइव करेगा दूसरा सर्वाइव करेगा। को एक्सटिंक्शन, अगर एक एक्सटिंक्ट हुआ तो उसकी वजह से दूसरा भी क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल इज माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट अलोंग विथ फंगाई। तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट क्या करेगा, फूड बना के फंगाई को देगा, एंड द फंगाई विल क्या करेगा, वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके किसको देगा, प्लांट्स को देगा। नेक्स्ट इज लाइकन। लाइकन में अलगे, या तो फिर बुक में एनसीईआरटी मेंशन साइनोबैक्टीरिया आल्सो। तो साइनोबैक्टीरिया और अलगे, ये दोनों का एसोसिएशन होता है अलोंग विथ फंगाई। अलगे इसमें फूड प्रिपेयर करता है और सेम फंगाई वही करेगा, एब्जॉर्प्शन एंड शेल्टर्स। नेक्स्ट इज द प्लांट एनिमल रिलेशन। प्लांट एनिमल रिलेशन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनेशन। तो अभी इसमें क्या होगा, ये प्लांट है, ये एनिमल है, तो ये एनिमल यहाँ से पोलन ग्रेन लेके आएगा और किसको प्रोवाइड करेगा, इस प्लांट को। और इसके अल्टरनेट वे में ये प्लांट एनिमल को क्या प्रोवाइड करेगा, रिवॉर्ड। दिस इज नोन एज प्लांट एंड एनिमल रिलेशन। तो दोनों एक दूसरे के साथ सर्वाइव करते हैं। बट समटाइम्स इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो होता है ना, इसका पॉलिनेशन इज डन बाय मेल बी। तो मेल बी इसे ला के देता है पोलन ग्रेन, एंड ऑर्किड्स रिटर्न में इस मेल बी को क्या देता है, रिवॉर्ड देता है। बट सभी और सब लोग एक जैसे होते हैं क्या, नहीं। वैसे ये ऑर्किड्स भी, एक ऑर्किड्स है जिसका नाम है मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फायरस। सारे ऑर्किड एक जैसे नहीं है। कौन सा ऑर्किड, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फायरस। ये थोड़ा सा बेकार है। ये क्या करता है ना, ये अपना कोई तो एक पेटल लेगा, इसका कोई तो ये एक पेटल, अज्यूम कर दे पेटल। इस पेटल को इस तरह ये कन्वर्ट करेगा कि इट लुक लाइक अ फीमेल बी। इस फीमेल बी को देख के मेल भी अट्रैक्ट होगा। इस फीमेल बी को देख के कौन अट्रैक्ट हुआ, मेल बी, फॉर रिप्रोडक्शन। बट रिप्रोडक्शन, तो पेटल अपीयर लाइक अ फीमेल बी, दिस इज नोन एज सेक्सुअल डेसेट। Sexual deisect. And the male bee come closer to the female bee for copulation, but copulation will not occur. This is known as pseudo copulation, because female तो है नहीं ना, तो copulation कैसे होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, जब ये इसके पास आएगा तो ये प्लांट क्या ले लेगा, पोलन ग्रेन ले लेगा। तो इस प्लांट को पोलन ग्रेन मिल गया, पर इसने रिवॉर्ड दिया क्या, इसको नहीं दिया। तो अक्सर प्लांट एनिमल रिलेशनशिप शोज म्यूचुअलिज्म, बट एक है उसमें क्या नाम है, मेडिटेरियन ऑर्किड ऑर्फायरस, जो क्या देता है, धोखा देता है। किसको देता है, मेल बी को, वाया सूडो कॉपुलेशन एंड सेक्सुअल डेसेट। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज, दिस इज फिग प्लांट, और ये इसका पॉलिनेटर दैट इज वास्प। तो क्या होता है ना, वास्प ये पोलन ग्रेन लिया, और वास्प पोलन ग्रेन लेके इधर आया, ये पोलन ग्रेन लेके आया, तो इस फिग प्लांट ने पोलन ग्रेन ले लिया। पोलन ग्रेन लेते ही फिग का क्या हो गया, पॉलिनेशन। फिग का पॉलिनेशन हुआ, तो पॉलिनेशन होने के बाद इसका क्या बनेगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन के बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, वैसे ही चीजें बनेगी, सीड और एंडोस्पर्म। ओके, अब ये वास्प आते आते, अभी तो फायदा हो गया फिग प्लांट, फिग का पॉलिनेशन हो गया, बट वास्प को क्या फायदा, तो वास्प आते आते अपना एग लेके आ गया, इस एग को उसने यहाँ पे रख दिया।
इस एग को यहाँ पे रखा, जिसकी वजह से ये एग आगे जाके किस में डेवलप होगा, न्यू वास्प में डेवलप होगा। और इस न्यू वास्प के डेवलपमेंट के लिए नरिशमेंट चाहिए रहेगा, वास्प तो है नहीं फीमेल, ये वास्प देने के लिए नरिशमेंट, बट इसे चाहिए नरिशमेंट, तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड करेगा, ये सीड प्रोवाइड करेगा। तो जिसकी वजह से वास्प को डबल फायदा हुआ, पहला अंडा रखने की जगह मिल गई, दूसरा उसको वहीं पे नरिशमेंट मिल गया। तो दिस इज अ एसोसिएशन बिटवीन फिग प्लांट एंड द वास्प, एंड वी completed all population interaction.